हंसी मजाक और मधुर संगीत की आवाजों से गूंजता हुआ वह शानदार बैंकेट हॉल रंग बिरंगी लाइटों और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। लेकिन अचानक पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। रिश्तेदार और मेहमानों से भरे उस हॉल में स्टेज पर दुल्हन के जोड़े में बैठी महक भी एक झटके में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी बड़ी भूरी आंखों में घबराहट उतर आई थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो कोई अनहोनी सामने खड़ी हो। और आखिर डर होता भी क्यों नहीं, क्योंकि हॉल के एंट्रेंस से अंदर आने वाला शख्स उसका होने वाला दूल्हा सौर्य था। लेकिन उसके साथ एक अनजान लड़की भी थी जिसका हाथ उसने मजबूती से थाम रखा था। ये कौन है सौर्य, और तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हें अंदाजा भी है शादी का वक्त निकलता जा रहा है? वीरेन जी ने गुस्से और बेचैनी से भरी आवाज में पूछा। वहां मौजूद हर इंसान की नजर अब सौर्य पर टिकी हुई थी। सौर्य कुछ कदम आगे बढ़ा और बिना किसी हिचक के बोला, ये मेरी पत्नी है बाबा, मैं इससे शादी कर चुका हूँ, अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसके शब्द जैसे पूरे हॉल पर बिजली बनकर गिरे। कुछ पल पहले तक जहां शहनाइयों की आवाज थी वहां अब फुसफुसाहटें और हैरानी फैल गई। महक का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी बूंदें लगातार बहने लगीं और उसका दुल्हन वाला मेकअप फीका पड़ गया। बीरेन जी पहले ही सौर्य की गैर मौजूदगी से परेशान थे, लेकिन उसका जवाब सुनते ही उनका सब्र टूट गया। गुस्से में उनका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ सौर्य के चेहरे पर जा पड़ा। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। विनीता जी तड़प उठी, लेकिन इस वक्त कोई भी बीरेन जी के गुस्से को गलत नहीं कह पा रहा था। दूसरी तरफ एक कोने में हाथ बांधे खड़ा वीर सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बीरेन जी गुस्से से कांपते हुए बोले, यहाँ मेरे दोस्त की बेटी तुम्हारे नाम की दुल्हन बनकर बैठी है और तुम बाहर किसी और लड़की से शादी करके चले आए। तुम्हें अपनी इज्जत की नहीं तो कम से कम इस परिवार की इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। सौर्य के साथ खड़ी सुहाना डर और शर्मिंदगी से सिमट गई, लेकिन सौर्य ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं था बाबा। मैंने आपको कई बार समझाया कि मैं महक को सिर्फ अपनी दोस्त की तरह देखता हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं सुहाना से प्यार करता हूँ और किसी भी हालत में अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे ये लड़की इस घर में बिल्कुल मंजूर नहीं। वीरेंद्र जी चीख उठे, तुम्हारी शादी महक से तय हुई थी और शादी उसी से होगी अभी इसी वक्त। सुहाना की पकड़ डर से और मजबूत हो गई, मगर सौर्य भी पीछे हटने वाला नहीं था। नहीं बाबा, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। वीरेंद्र जी दोबारा हाथ उठाने ही वाले थे कि विनीता जी तुरंत बीच में आ गईं और उनका हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए, वह बोलते बोलते रुकी और खुद को संभालते हुए बोली, बस कीजिए वीरेंद्र जी, तमाशा पहले ही बहुत हो चुका है, अब और मत बढ़ाइए। उन्होंने एक नज़र रोती हुई महक पर डाली, जिसका पूरा अस्तित्व जैसे टूट चुका था। महक ऐसे इंसान की हकदार नहीं है जिसके दिल में उसके लिए कोई जगह ही ना हो। अगर मजबूरी में सौर्य ने इससे शादी कर भी ली तो महक की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विनीता जी की आंखों में भी नमी उतर आई थी। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि सौर्य के दिल में किसी और के लिए जगह है। उन्होंने हमेशा सौर्य और महक की दोस्ती को रिश्ते की नींव समझा था। यही सोच वीरेंद्र जी की भी थी, इसीलिए उन्होंने कभी सौर्य की ना को गंभीरता से नहीं लिया। वीरेंद्र जी ने कांपती नजरों से महक को देखा, दोस्त की एकलौती बेटी जिसे उन्होंने हमेशा अपनी बेटी से बढ़कर चाहा था, आज सबके सामने टूटकर बिखर गई थी। यह दृश्य उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कंधे एकदम झुक गए। क्या करूं मैं? उनकी आवाज भर्रा गई। कैसे सहूं ये बेइज्जती? गलती मेरी है। मुझे अपनी जिद और अपने बेटे पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। आज महक की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। सौर्य शर्मिंदगी में सिर झुकाकर खड़ा था। वहीं विनीता जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। कुछ पल की खामोशी के बाद विनीता जी ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, अब भी एक रास्ता है।
जिससे महक की इज्जत भी बच जाएगी और ये रिश्ता भी टूटेगा नहीं। वीरेंद्र जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कैसा रास्ता? विनीता जी ने गहरी सांस ली और बोली, वीर महक से शादी करेगा। महक के कदम लड़खड़ा गए। सौर्य भी एक पल के लिए सन्न रह गया। पूरे हॉल में जैसे फिर से हलचल मच गई। वीरेंद्र जी ने तुरंत वीर की तरफ देखा, जो अब भी शांत खड़ा था। क्या वीर तैयार है? उन्होंने इस बार बिना जल्दबाजी किए पूछा। वो मना नहीं करेगा, विनीता जी ने भरोसे से कहा। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ा रहा और उसकी यही खामोशी सबकी नजरों में हामी बन गई। कुछ ही देर बाद स्टेज पे सौर्य की जगह वीर बैठा था। माहौल अब भी भारी था, लेकिन शादी का फंक्शन दोबारा शुरू हो चुका था। महक की आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था और अब जो हो रहा था, उसका असर उसके दिलो दिमाग पर साफ दिखाई दे रहा था। सौर्य से उसे मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन दोनों की उम्र में बस 1 साल का फर्क था। इसीलिए दोस्ती थी, अपनापन था और उसी अपनेपन के भरोसे उसने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। मगर अब सब कुछ अचानक बदल चुका था। सौर्य की जगह उसकी शादी उससे 3 साल छोटे वीर से हो रही थी। यही बात उसके मन में झिझक और हिचक पैदा कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अगर हालात ऐसे ना होते तो शायद वह बिना सोचे वीर को अपना सब कुछ सौंप देती, लेकिन उम्र का यह फर्क उसके दिल में एक अजीब सी कसक बन गया था। तभी उसके सिर पर वीरेंद्र जी का स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। उस स्पर्श में अपनापन था, भरोसा था और उसी एहसास ने महक को अपने बिखरे ख्यालों से बाहर निकाला। महक ने इस पूरे समय में पहली बार नजर उठाकर वीर को देखा। साधारण से कुर्ते पैजामे में बैठा वीर लगातार उसी को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। बिना पलक झपकाए वह महक को देखे जा रहा था। उसका देखने का अंदाज महक के भीतर एक अनजाना कंपन पैदा कर गया। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। दिल में एक अजीब सी हलचल दौड़ गई। वह घबराकर तुरंत नजरें झुका गई। रात काफी बीत चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही महक का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। कमरे में वीर के परफ्यूम की हल्की खुशबू फैल गई थी। वह खुद में सिमट कर बैठ गई। अब तक वह हमेशा वीर पर हक जताती आई थी। उम्र में बड़ी होने की वजह से उसे डांट भी देती थी, मजाक भी करती थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे। अब वह उसका पति था और उससे नजर मिलाने तक की हिम्मत महक में नहीं बची थी। वह चुपचाप बैठी वीर के व्यवहार का इंतजार कर रही थी कि तभी वीर ने कुछ कागज उसके सामने लगभग फेंकते हुए रख दिए। महक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। ये क्या है? वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें ठंडी और बेरुखी से भरी हुई थी। एक समझौता? कैसा समझौता? महक की भौएं सिकुड़ गईं। वीर ने बेहद सपाट लहजे में कहा, दूसरी शादी की इजाजत। इन कागजों में साफ लिखा है कि मैं जब चाहूं, जिससे चाहूं शादी कर सकता हूं। मेरी जिंदगी के किसी फैसले पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा और तुम कभी कोई रोक टोक या सवाल नहीं करोगी। वीर के शब्दों ने महक को अंदर तक तोड़ दिया। उसे पहले से अंदाजा था कि वीर इस रिश्ते से खुश नहीं होगा। वह यह भी जानती थी कि उसने सिर्फ अपने पिता की इज्जत रखने के लिए यह शादी की है, लेकिन शादी की पहली ही रात वह उससे दूसरी शादी की इजाजत मांगेगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। महक तो यह सोचकर आई थी कि वक्त के साथ वह अपने रिश्ते को प्यार और विश्वास से मजबूत बना लेगी, मगर वीर के इन शब्दों ने उसके सारे सपने पल भर में तोड़ दिए। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। इन कागजों पर साइन कर दो, वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि भविष्य में तुम मेरे किसी फैसले के बीच नहीं आओगी। महक की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। कांपते हाथों से उसने कागज उठाए। आंखों में भरी नमी के कारण शब्द साफ दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने पढ़ने की कोशिश तक नहीं की और बस कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद वह धीरे से उठी। उसके कदमों में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व मर चुका हो। वह लगभग घसीटते कदमों से कमरे से बाहर निकल गई।
उस कमरे की चार दीवारी अब उसका दम घोट रही थी। वह जोर जोर से रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, खुद को हल्का करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे अकेलापन चाहिए था। और उसी अकेलेपन की तलाश में महक कुमार विला से बाहर अंधेरी रात में निकलती चली गई। गीले बालों में उंगलियां फेरता हुआ वीर बाथरूम से बाहर आया। उसने हल्की सी शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही उसकी नजर बेड की तरफ गई, उसके कदम वहीं रुक गए। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कुछ देर पहले तक जो लड़की उसकी जिंदगी और इस कमरे का हिस्सा बनी थी, वह वहां मौजूद नहीं थी। अगले ही पल महक का आंसुओं से भरा उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे अपने कहे हुए शब्द याद आए और खुद पर गुस्सा आने लगा। वह तुरंत आगे बढ़ा और बेड पर पड़े कागज उठा लिए। उन पर महक के कांपते हुए हस्ताक्षर बने थे। उन साइन को देखते ही वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया हो। कागज हाथ में लिए वह तेजी से कमरे से बाहर निकला। तभी उसकी नजर किचन समेटती नौकरानी पर पड़ी। तुमने महक को कहीं देखा है? उसने बेचैनी से पूछा। जी, वो गाड़ी लेकर कहीं गई हैं, नौकरानी ने हिचकते हुए जवाब दिया। और वो रो भी रही थी। वीर ने जबड़ा भींच लिया। बिना कुछ बोले वह तेजी से बाहर निकला और पोर्च में खड़ी गाड़ी में बैठ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि महक इस वक्त कहाँ होगी। आखिर वह महक को उतना जानता था जितना शायद महक खुद को भी नहीं जानती थी। चांदनी रात में समंदर की लहरें चमक रही थीं। उन्हीं लहरों को देखती हुई महक किनारे से थोड़ी दूर बनी पत्थर की मुडेर पर बैठी थी। उसके पैर नीचे लटक रहे थे और वह फूट फूट कर रो रही थी। जब भी वह बहुत ज्यादा परेशान होती या उसे अपने माँ बाप की याद सताती, वह इसी जगह चली आती थी। ये भी कोई बात हुई? वह रोते हुए खुद से बड़बड़ाई। पहले शादी के दिन बड़ा भाई अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर ले आया और फिर छोटे भाई ने शादी की पहली रात, जो हर लड़की के लिए सबसे खास होती है, उसी रात दूसरी शादी की इजाजत मांग ली। माना शादी उसकी पसंद की नहीं थी, लेकिन निभाई तो जा सकती थी। जरूरी थोड़ी है हर रिश्ता प्यार से ही शुरू हो। वह भीगी आंखों से चांद को देख रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई। कुछ रिश्तों की शुरुआत दोस्ती से भी हो सकती है। महक चौंक गई। वह डरकर लगभग उछल पड़ी और सीने पर हाथ रखकर तेजी से सांस लेने लगी। वीर उसके पास आकर उसी मुडेर पर बैठ चुका था। उसकी नजरें सिर्फ महक पर टिकी थीं। तुम कब आए? महक ने हैरानी से पूछा। वीर ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, जब तुम चांद से मेरी शिकायतें कर रही थी। महक झेप गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली और सामने समंदर को देखने लगी, लेकिन दिल की धड़कनें अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वीर लगातार उसी को देख रहा है। चोरी छिपे किसी की बातें सुनना बदतमीजी होती है। उसने रूठे हुए अंदाज में कहा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। वीर ने शांत लहजे में जवाब दिया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम रात के इस वक्त यहाँ क्यों चली आई? महक ने उसकी तरफ देखा और फिर धीमे से बोली, तुम इतने भी सीधे नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ बैठने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? गुड्डू, वीर ने प्यार से उसका पुराना निकनेम लिया। बचपन में थोड़ा मोटा होने की वजह से सौर्य उसे यही बुलाता था और फिर धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी। हालांकि महक को यह नाम कभी पसंद नहीं आया था। वीर मुस्कुराया, वैसे तो मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। उसकी बात सुनकर महक का दिल बुरी तरह धड़क उठा। यहाँ क्यों आए हो? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। बहुत साधारण से शब्द थे, लेकिन महक के दिल पर गहरा असर छोड़ गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर महक धीमे से बोली, तो फिर दूसरी शादी वाले कागजों पर साइन क्यों करवाए? वह शायद यह बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल का दर्द जुबान पर आ ही गया। अरे यार, वो तो मजाक था। वीर ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया। महक तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या? हाँ, उन कागजों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी वजह से तुम रोती हुई यहाँ चली आई। महक
कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ घूम गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीर ने उसके साथ ऐसा मजाक किया था। वीर की नजरें धीरे धीरे महक के चेहरे पर ठहरती चली गईं। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, तीखी नाक, गुलाबी होंठ और साफ रंग। उस वक्त वह भारी लहंगे में बिखरे हुए रूप में उसके बिल्कुल पास बैठी थी, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वीर कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। खुले बालों की लटें बार बार उसके चेहरे को छू रही थी और जाने क्यों वही बिखरा हुआ अंदाज वीर के दिल को अजीब तरह से बेचैन कर रहा था। फिर उन कागजों में क्या लिखा था? महक ने धीरे से पूछा। उसके सवाल के साथ ही उसे महसूस हुआ जैसे दिल पर रखा भारी पत्थर थोड़ा हल्का हो गया हो। कुछ देर पहले तक जो घुटन उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, अब वही बेचैनी धीरे धीरे सुकून में बदल रही थी। महक की बात सुनकर एक पल के लिए वीर की आंखों में अजीब सा भाव उभरा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। कुछ खास नहीं, उसने हल्के से सिर झटकते हुए कहा, लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ वो जरूरी है। इतना कहकर उसने बिना झिझक महक के खुले बालों की एक लट उंगलियों में थामी और बहुत नरमी से उसके कान के पीछे कर दी। महक जैसे सांस लेना भूल गई। वीर ने यह काम सहजता से किया था, लेकिन उसका वह हल्का सा स्पर्श महक के दिल में तूफान पैदा कर गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो उठी। हम दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता कैसे और किन हालात में बना, वीर ने शांत आवाज में कहा। तो एक दूसरे से शिकायतें करने या अजनबियों जैसा व्यवहार करने के बजाय क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? शायद इससे ये रिश्ता निभाना हम दोनों के लिए आसान हो जाएगा। महक बिना पलक झपकाए उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन दोनों थीं। मतलब? उसने धीमे से पूछा। मतलब हम दोस्त बन जाते हैं? वीर ने अपनी चौड़ी हथेली उसकी तरफ बढ़ा दी। महक के दिल में हल्की सी कसक उठी। वह तो इस रिश्ते को पूरी तरह अपनाने और निभाने के लिए तैयार थी, लेकिन शायद वीर अभी उस जगह तक नहीं पहुंचा था। इसीलिए उसने पति पत्नी के रिश्ते को दोस्ती का नाम देना बेहतर समझा। लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ दोस्त बनकर तो नहीं गुजारी जा सकती। महक का स्वर धीमा था। वीर हल्का सा मुस्कुराया। बात तो सही है, लेकिन आगे क्या होगा ये वक्त पर छोड़ देते हैं। उसने सचमुच उस रिश्ते को वक्त के हवाले कर दिया था और आने वाला वक्त उनके रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगा यह दोनों में से कोई नहीं जानता था। महक कुछ पल उसे देखती रही, फिर आखिरकार उसने अपनी हथेली वीर के हाथ पर रख दी। उसके नरम हाथ का स्पर्श महसूस करते ही वीर के भीतर अजीब सी हलचल हुई। उसने तुरंत नजरें झुका ली। तो दोस्त? महक ने हल्की झिझक के साथ कहा। मेरा मतलब तुम्हारी दोस्ती की पेशकश मंजूर है। बात पूरी करते करते वह खुद ही घबरा गई। वीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिर झुकाकर अपनी हंसी दबाई और फिर बोला, चलो अब घर चलते हैं। वह मुडेर से नीचे उतरा और महक का हाथ पकड़ लिया। महक भी उठने लगी, लेकिन तभी वीर की नजर उसके पैरों पर पड़ी, जो रेत और मिट्टी से भर चुके थे। एक मिनट, महक रुक गई। क्या हुआ? तुम्हारे पैर पूरे गंदे हो गए हैं, वीर ने आसपास कुछ ढूंढते हुए कहा। ऐसे घर जाना ठीक नहीं लगेगा। महक ने भी झुककर अपने पैरों की तरफ देखा। सच में उसके गोरे पैर पूरी तरह रेत से भर चुके थे। महक घर से नंगे पांव ही निकल आई थी। मुडेर पर बैठकर रोते रोते कब वह रेत पर चलने लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। शायद वह अपने अंदर का दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। अरे कुछ नहीं होगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्द अधूरे ही रह गए क्योंकि वीर उसकी बात सुने बिना तेजी से समंदर की तरफ भागा। महक हैरानी से उसे देखती रह गई। अगले ही पल उसने देखा कि वीर दोनों हाथों में पानी भरकर उसकी तरफ लौट रहा है। उसके हाथों से आधा पानी रास्ते में ही गिर रहा था। महक तुरंत समझ गई कि वह क्या करने जा रहा है। उसने सिर हिलाया, ये क्या बचपना है, लेकिन वीर ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह उसके पास बैठ गया और अपने हाथों का पानी धीरे धीरे उसके पैरों पर डालने लगा, फिर अपने हाथों से उसके पैर पर लगी रेत साफ करने लगा। महक के होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। मुझे ये बचकानी हरकत करने में कोई बुराई नहीं लग रही, वीर ने सहजता से कहा
और फिर दोबारा पानी लेने भाग गया। तुम थक जाओगे। महक ने उसे इस तरह भागते दौड़ते देख चिंता से कहा। हर बार उसके हाथों में भरा पानी आधे रास्ते में ही छलक जाता और महक तक पहुँचते पहुँचते बस थोड़ा सा ही बचता। मेरी थकान की चिंता छोड़ो, तुम्हारे पैर गंदे नहीं होने चाहिए। वीर बिना माथे पर सिकन लाए उसके पैर साफ करता रहा। महक को लगा जैसे उसके पेट में ढेर सारी तितलियां उड़ने लगी हों। आज से पहले ये समंदर, यह चांदनी रात और यह ठंडी हवा उसे कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। मुझे मेरा बेवकूफ होना मंजूर है, वीर ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर महक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर वीर भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ देर पहले यही चांद महक के आंसुओं का गवाह बना था। उसकी शिकायतें सुन रहा था, उसे तसल्ली देने के लिए अपनी चांदनी उस पर बिखेर रहा था। लेकिन अब उसी लड़की को हंसते देख मानो चांद भी बादलों में छिपकर मुस्कुरा उठा था। ये क्या कर रहे हो तुम? महक अचानक घबरा गई। वीर ने उसके पैर साफ करने के बाद बिना उसे संभलने का मौका दिए उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। महक की सांस जैसे सीने में ही अटक गई। वह बड़ी बड़ी आंखों से अविश्वास में वीर को देख रही थी, जबकि वीर बिल्कुल सहज होकर उसे उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें जमीन पर चलने से रोक रहा हूँ ताकि फिर से पैर गंदे ना कर लो, उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। वह उसे गाड़ी तक लाया और बड़े आराम से पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। महक अभी अपनी बिखरी सांसों को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि वीर अचानक उसके बेहद करीब आया। दोनों के चेहरों के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला रह गया था। अगर उनमें से कोई भी उस पर कुछ बोलता तो उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा जाती। सीट बेल्ट लगानी थी, वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा। उसकी गहरी आवाज सुनते ही महक की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। वह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वीर ने यह सब जानबूझकर किया था। वीर उसकी शर्म से लाल होती शक्ल देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर गाड़ी का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बाद घर तक का पूरा सफर खामोशी में गुजरा, लेकिन उस खामोशी में भी दोनों के दिल बहुत कुछ कह रहे थे। यूं देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे, लेकिन सच तो यह था कि दोनों ही उस अनजाने एहसास के असर में थे जो धीरे धीरे उनके दिलों पर कब्जा करता जा रहा था। दोनों अपने बीच बीते हर पल को बार बार याद कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। लड़कियों को बेवजह वक्त बर्बाद करने की आदत होती है। लोग कहते हैं तैयार होने में सबसे ज्यादा समय लड़कियां लगाती हैं, लेकिन असल में लड़के भी कुछ कम नहीं होते। सोफे पर बैठी सीने पर हाथ बांधे महक गुस्से भरी नजरों से आईने के सामने खड़े वीर को देखती हुई बोली। पिछले 20 मिनट से वह उसे तैयार होते देख रही थी। खुद खूबसूरत गाउन में सजी नई नवेली दुल्हन बनी बैठी थी और वीर अब तक बाल सेट करने में लगा हुआ था, क्योंकि आज दोनों को पहली बार साथ में कमरे से बाहर जाना था। पहला दिन है शादी का, ऐसे ही कैसे बाहर चला जाऊं? नया नवेला दूल्हा हूं, थोड़ा अच्छा तो लगना चाहिए। वीर जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था और उसकी झुलझुलाहट देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रहा था, जबकि सच यह था कि महक का सजा सवरा रूप खुद उसके दिल पर बिजली गिरा रहा था। महक ने दांत पीस लिए। ठीक है, तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं अकेली जा रही हूँ। कोई पूछेगा तो साफ कह दूंगी कि साहब को तैयार होने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। वह झल्लाकर सोफे से उठी और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वीर घबरा गया। जैसे ही महक ने दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर कदम रखने चाहे, वीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक हुए इस खिंचाव से महक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे वीर के ऊपर आ गिरी। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वीर की पीठ जमीन से लगी थी, जबकि महक पूरी तरह उसके ऊपर गिरी हुई थी। उसका चेहरा वीर की गर्दन के पास छिप गया था। ऐसे हालात में दोनों को तुरंत अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों जैसे पत्थर बन गए थे। उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि दोनों को एक दूसरे के दिल में अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा कमरा जैसे किसी अनकहे एहसास से भर गया था। आई एम सॉरी,
ना जाने कितनी देर तक वह उसी हालत में रहते अगर महक खुद को संभालते हुए अचानक पीछे ना हटती। वह जल्दी से उठी और हड़बड़ाकर माफी मांगने लगी। वीर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उतर आई थी। मेहरबानी करके पहले ऐसा करो, फिर सॉरी बोलो, ये ठीक नहीं लगता। महक ने उलझन से उसकी तरफ देखा। मतलब वीर उठकर खड़ा हो गया और गंभीर नजरों से उसे देखते हुए बोला, एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर मतलब समझ आने लगेगा। फिलहाल चलें। इतना कहकर उसने पूरे हक से महक का हाथ थाम लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महक ने धीरे से अपने होंठ काटे और उसके मजबूत हाथ में छुपे अपने हाथ को देखा। कल तक जिस इंसान पर महक कभी खास ध्यान नहीं देती थी, आज वही इंसान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत बनता जा रहा था। उसकी मौजूदगी उसके बेचैन दिल को सुकून देने लगी थी। वीर का साथ जैसे उसके अंदर चल रही हर घबराहट को धीरे धीरे शांत कर रहा था। शायद वह खुद भी नहीं समझ पाई थी कि कब वीर उसकी जिंदगी में इतनी अहम जगह बना चुका है। गुड मॉर्निंग। दोनों ने एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सबको गुड मॉर्निंग कहा। सामने बैठे वीरेंद्र जी और विनीता जी ने जब दोनों को साथ देखा तो उनकी आंखों में हल्का सा सुकून उतर आया, जबकि दूसरी तरफ सौर्य जो सुहाना के साथ चुप बैठा था, एक नज़र उन दोनों पर डालकर फिर खामोशी से सिर झुका चुका था। अच्छा हुआ तुम दोनों खुद नीचे आ गए, विनीता जी मुस्कुराते हुए बोली। शादी के अगले दिन तुम्हें जगाना ठीक नहीं लगता। उनकी बात सुनकर महक का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया, जबकि वीर पूरी बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। लगता है तुम दोनों की नींद पूरी नहीं हुई। कुछ पल की खामोशी के बाद सुहाना ने दोनों के चेहरे देखते हुए मुस्कुराकर कहा। महक और वीर ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। रात को समंदर से लौटते उन्हें काफी देर हो गई थी और फिर उसके बाद दोनों में से किसी को ठीक से नींद भी नहीं आई थी। हाँ, वो कल कमरे में बहुत मच्छर थे। वीर ने तुरंत झूठ बनाया। सारी रात परेशान करते रहे। हाँ, बहुत मच्छर थे। महक ने भी उसकी बात में हाँ मिलाई। सुहाना के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। अच्छा, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है वो बता रहा है कि मच्छरों ने कितना परेशान किया। उसने वीर की गर्दन की तरफ इशारा किया। महक की नजर भी तुरंत वीर की गर्दन पर गई और अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वीर की गर्दन पर उसके होठों का हल्का गुलाबी निशान साफ दिखाई दे रहा था, जो गलती से उसके गिरने पर बन गया था। महक का दिल किया कि वह उसी वक्त जमीन में गड़ जाए। उसने तुरंत सिर झुका लिया। निशान? वीर ने अनजान बनने की कोशिश की। हाँ, वही लाल निशान। सुहाना मुस्कुराई। लगता है ये मच्छर थोड़ा ज्यादा ही प्यार से काट गया। अरे नहीं, ये निशान मच्छर का नहीं है, ये तो महक की लिप। वीर शायद मजाक में बात पूरी कर देता, लेकिन उससे पहले ही महक ने टेबल के नीचे उसका हाथ जोर से नाखूनों से दबा दिया। आह! वीर दर्द से हल्का सा तिलमिला उठा और तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। महक उसे घूर रही थी, मानो अगर उसने एक शब्द और बोला तो जान ले लेगी। वीर ने खंखार कर खुद को संभाला और नजर उठाकर बाकी लोगों की तरफ देखा। वीरेंद्र जी, विनीता जी और यहाँ तक कि सौर्य तक के चेहरे का रंग बदला हुआ था। माहौल एक पल को अजीब सा हो गया था। वीर ने जबरदस्ती मुस्कान होठों पर सजाई, जबकि सुहाना बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। महक ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद वीरेंद्र जी ने नैपकिन से हाथ साफ किए और बिना किसी भाव के बोले, मैंने रिसेप्शन की पार्टी फिलहाल टाल दी है। जो कुछ हुआ है उसे संभालने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और कमरे की तरफ चले गए। विनीता जी एक नज़र उन चारों पर डालकर चुपचाप वहां से उठ गईं। उनका दिल अभी तक भारी था। वीरेंद्र जी की तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दूसरी तरफ सौर्य के चेहरे पर भी अब उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ चुका था कि उसके एक फैसले ने कितनों को चोट पहुंचाई है। वह कई बार वीरेंद्र जी को मनाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वीरेंद्र जी के लिए उसकी गलती इतनी छोटी नहीं थी कि उसे आसानी से माफ कर दिया जाता।
मैं अभी आता हूँ। तभी वीर का फोन बजा तो उसने सबको देखकर धीमे से कहा और कुर्सी से उठकर थोड़ी दूर चला गया। वहां से वह महक को देख तो सकता था, लेकिन उनकी बातें सुन नहीं सकता था। मैं भी चलती हूँ, महक ने तुरंत कहा। वह सौर्य और सुहाना के सामने अकेले बैठने में असहज महसूस कर रही थी। वह उठने ही वाली थी कि अचानक सौर्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी नजर पहले अपनी कलाई पर जमे सौर्य के हाथ पर गई और फिर सुहाना पर। सुहाना की नजरें उसी हाथ पर टिकी थीं और उसकी आंखों में हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। महक ने तुरंत अपनी कलाई सौर्य की पकड़ से छुड़ा ली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सौर्य का उसे छूना सिर्फ सुहाना को ही नहीं, बल्कि थोड़ी दूर खड़े वीर के भीतर भी जलन की आग भड़का चुका था। फोन पर बात करते हुए भी उसकी नजरें लगातार उन्हीं दोनों पर थीं। उसने महसूस किया जैसे उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा हो। बोलो, महक ने खुद को संभालते हुए सीने पर हाथ बांध लिए। सौर्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे तुमसे माफी मांगनी है महक। मैं जानता हूँ मेरे फैसले ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। शायद अब तुम मुझसे बात करना भी पसंद ना करो। मुझे पहले ही तुम्हें सच बता देना चाहिए था। मुझे सुहाना के बारे में सब साफ साफ कह देना चाहिए था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया और अब अपनी उसी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ। उसने नजरें झुका ली। लेकिन मैं अपनी बचपन की दोस्त को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। प्लीज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। महक चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसे वही भरी महफिल याद आ गई जहां सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। वह दर्द शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी सौर्य, उसने शांत आवाज में कहा। शायद जो होना था वही हमारी किस्मत में लिखा था। तुम्हारे नसीब में सुहाना थी और मेरे नसीब में वीर। वह अब बीती बातों को पकड़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन उसे स्वीकार जरूर किया जा सकता था और महक अब उस सच को दिल से स्वीकार कर चुकी थी। सौर्य मुस्कुराया, मानो उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बस यही तो बात है हमारी महक वाली बात। सौर्य ने हंसते हुए उसकी नाक 2 उंगलियों से दबा दी। महक ने तुरंत उसका हाथ झटकते हुए नाक सिकोड़ ली। नहीं, अब मैं वीर की महक हूँ, उसने अकड़कर कहा। सौर्य जोर से हंस पड़ा और उसकी हंसी में महक भी शामिल हो गई। सुहाना भी हल्का सा मुस्कुरा उठी, लेकिन कमरे के कोने में खड़ा वीर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती उतर आई थी। महक की खिलखिलाहट, सौर्य का उसे छूना, सब कुछ उसके अंदर अजीब सी जलन पैदा कर रहा था। वह अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और यहाँ बात उसकी पत्नी की थी। ऐसे में उसका चुप रहना मुश्किल था। अगर सौर्य से सुलह हो गई है तो मुझसे भी दोस्ती कर लो। इस नए घर में तुम्हें एक और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। सुहाना ने महक के पास आते हुए मुस्कुराकर कहा। क्यों नहीं, महक ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। सच कहूँ, जिस तरह सौर्य अचानक घर आया और सबको मनाकर शादी कर ली, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था न जाने यहाँ सब मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, खासकर तुम। मुझे तो लगा था तुम मेरे बाल पकड़कर मुझे गंजा कर दोगी। सुहाना ने मजाकिया अंदाज में कहा। क्या मैं तुम्हें इतनी खतरनाक लगती हूँ? महक ने नकली नाराजगी दिखाई। बिल्कुल नहीं, सौर्य कह रहा था कि महक सिर्फ प्यार से भरी हुई लड़की है और तुम्हें देखकर मुझे अब इस बात पर पूरा यकीन हो गया है। सुहाना की बात सुनकर महक हल्का सा शर्मा गई। तो फिर कहीं घूमने चलें हम चारों, सौर्य ने उत्साह से कहा। महक ने अनजाने में वीर की तरफ देखा और हमेशा की तरह उसे अपनी तरफ देखते पाया, लेकिन इस बार उसकी नजरें अलग थीं। चेहरा सख्त, जबड़ा कसा हुआ और मोबाइल पर पकड़ इतनी मजबूत कि जैसे उसे तोड़ देगा। महक की समझ में नहीं आया कि आखिर उससे क्या गलती हो गई थी जो वीर उसे ऐसे घूर रहा था। हाँ, बिल्कुल चलेंगे, महक ने जल्दी से नजरें हटाते हुए कहा। तभी वीर वहां से निकलकर वीरेंद्र जी के कमरे की तरफ चला गया। शायद वह उनसे बात करना चाहता था। दूसरी तरफ महक भी जल्दी जल्दी किचन की तरफ बढ़ गई।
क्योंकि उसे वीर का गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। उसने जैसे ही किचन के दरवाजे पर कदम रखा, अगले ही पल किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। महक के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने घबराकर सामने देखा, वीर उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में अजीब सा जुनून उतर आया था। ये क्या कर रहे हो वीर? कोई देख लेगा। महक ने घबराकर इधर उधर देखते हुए कहा। वीर बोला, देख लेने दो, पति हूँ तुम्हारा, तुम्हें मेरे करीब आने में कोई परेशानी नहीं है। वीर ने उसकी कलाई छोड़ते हुए दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए और उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। महक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज में छिपी जलन और अधिकार साफ महसूस हो रहा था। ये कैसी बेशर्मी है? महक ने घबराई आवाज में कहा। पति का अपनी पत्नी के करीब खड़ा होना बेशर्मी है, लेकिन तुम्हारा मेरे भाई के साथ हंसना, उसका तुम्हें छूना, वो सब ठीक है? वीर की आवाज में दबा हुआ गुस्सा अब साफ झलक रहा था। महक उसकी इस हरकत से बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन उसके शब्द सुनते ही उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो वीर? मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? महक ने अविश्वास से पूछा। वीर ने गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारा। महक डर से हल्का सा सिहर गई और पल भर को आंखें बंद कर ली। मैं तुम पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वीर ने दबी लेकिन भारी आवाज में कहा। फिर ये गुस्सा किस बात का है? महक ने भी अब तैस में आकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। वीर ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे इतना करीब आए। मैं जल रहा हूँ महक, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा किसी और के साथ हंसना। वीर की आवाज में अब जुनून साफ उतर आया था। मेरी आदतों में पागलपन नहीं है, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं पागल हो रहा हूँ। महक उसकी आंखों में उतरते उस जुनून को देखकर पल भर के लिए चुप रह गई। हम सिर्फ दोस्त हैं वीर, उसके मुंह से धीमे से निकला। वीर तुरंत उसके और करीब आ गया। दोस्त होने के साथ साथ मैं तुम्हारा पति भी हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और तुम्हें छुए। तुम मुझ पर हक जता रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हक है तभी तो जता रहा हूँ। उम्मीद है अब आगे से तुम मुझे यूं जलने की वजह नहीं दोगी। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो चुका था और उसके कान के पास धीमे से कुछ फुसफुसाया। दूर हटो, हाँ मैं तुमसे बड़ी हूँ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कानों में उसकी आवाज गूंज रही हो। हमारी उम्र से ज्यादा हमारा रिश्ता मायने रखता है। वीर हल्का सा हंसा और उसे गले से लगा लिया। अब आप इस बात को याद करके पूरा दिन शर्मा सकती हैं। मैं काम कर लूं? वह उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। उसके जाते ही महक ने दीवार का सहारा लेते हुए गहरी सांस भरी। वीर की बातें और उसकी बेबाक हरकतें याद करके उसने शर्म से अपनी गर्दन पर हाथ फेर लिया। उसे यकीन था कि अब वह पूरा दिन इसी एहसास में डूबी रहने वाली है। हम स्विट्जरलैंड जाएं, बात खत्म। महक ने ऊंची आवाज में पिछले 15 मिनट से चल रही बहस खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम पेरिस जाएंगे। वीर ने तुरंत इनकार किया। सौर्य ने भी जोश से सिर हिलाते हुए उसका साथ दिया। हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे। सुहाना ने भी महक का साथ देते हुए हामी भरी। पेरिस। वीर हार मानने वालों में से नहीं था। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, स्विट्जरलैंड। महक ने दांत भींचे। पेरिस। वीर ने बड़े आराम से जवाब दिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। महक अब सच में चिढ़ने लगी थी। क्यों? क्या आप में कोई खास बात है? वीर ने उसे और उकसाया। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, महक ने जीतने वाले अंदाज में कहा। लेकिन रिश्ते के हिसाब से मेरा रुतबा बड़ा है और अच्छी बीवियां वही होती हैं जो अपने पति की बात माने। वीर ने अकड़ से कहा। महक ने होंठ भींचे। अगर ऐसा है तो मुझे खराब बीवी बनना मंजूर है, लेकिन मुझे खराब बीवी बिल्कुल मंजूर नहीं, वीर ने जवाब दिया। आधी बात उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कही और बाकी आधी महक के कान के पास झुककर फुसफुसा दी। कमरे में चलिए, आपको आज्ञाकारी बीवी बनना सिखाता हूँ। महक का चेहरा तुरंत सुर्ख हो गया। उसने झेप कर नजरें झुका ली। बहस जीतने का बड़ा ही चालाक तरीका अपनाया था वीर ने।
वैसे आखिर तुम दोनों एक ही देश में घूमना क्यों चाहते हो? सुहाना ने उत्सुकता से पूछा। उस वक्त चारों लोग लॉज में कालीन पर बैठे थे, जबकि सामने सोफे पर बीरेंद्र जी और विनीता जी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बीरेंद्र जी की नाराजगी अभी पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी सख्ती भी नहीं बची थी, क्योंकि वहाँ एक मीटअप है जहाँ एंजेलिना जॉली आने वाली है। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। वीर और सौर्य दोनों एक साथ बोल पड़े। सुहाना की आंखें हैरानी से फैल गईं, जबकि महक ने शर्म और गुस्से का एहसास फिलहाल किनारे रख दिया। अचानक पूरे लॉज में सन्नाटा छा गया। वीर और सौर्य ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से निगलते हुए अपनी अपनी पत्नियों की तरफ नजर घुमाई। दोनों उन्हें घूर रही थीं। अगले ही पल दोनों भाइयों के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान आ गई। अब तुम दोनों के पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, महक ने बेहद मीठी मुस्कान के साथ कहा, या तो स्विट्जरलैंड या फिर कब्रिस्तान। जहां जाना हो बता देना, कपड़ों और कफन दोनों का इंतजाम हम कर देंगे। इतना कहकर वह उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। वीर तुरंत उसके पीछे भागा। जो आपकी मर्जी वही सही, आपका आदेश सिर आंखों पर। आजकल तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा है। महक ने कमरे में घुसते ही तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। एक रात बाहर सोओगे ना, सारी हीरोपंती निकल जाएगी। यह कहकर उसने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उधर सुहाना भी गुस्से में उठ खड़ी हुई। और तुम भी कम नहीं हो, उसने सौर्य को घूरते हुए कहा। ये जुल्म है। सौर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जुल्म? सुहाना ने आंखें तरेरी। खबरदार, जो खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश की। तुम ही दोनों भाइयों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी। उसने तकिया उठाकर सीने से लगाए खड़े वीर की तरफ इशारा किया। आज दोनों भाई यहीं लॉज में सोएंगे मच्छरों के साथ, और रात भर एंजेलिना जॉली को याद करेंगे। सुहाना ने सौर्य का हाथ झटकते हुए फैसला सुनाया। वीर ने तुरंत बेबस नजरों से सौर्य की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, भाई अब बचा लो। अपने कमरे में जाकर बंद हुई महक के बाद वीर सिर झुकाए वापस लॉज में आ गया। इसीलिए कहते हैं बीवियों के सामने किसी दूसरी औरत का नाम नहीं लेना चाहिए, वरना ऐसा ही हश्र होता है। विनीता जी दोनों बेटों की हालत देखकर हंसी दबाते हुए बोली, लानत है तुम दोनों पर। वीरेंद्र जी ने पांचों उंगलियां खोलकर दोनों बेटों की तरफ इशारा किया। इतनी प्यारी प्यारी बीवियां मिली हैं और तुम दोनों अभी भी एंजेलिना जॉली के पीछे पागल हो। आप भी कम नहीं थे। विनीता जी तुरंत बोली, रेखा से मिलने के लिए तो आप पागल थे। जाइए आज अपने बेटों को कंपनी दीजिए। वीरेंद्र जी तुरंत खांसने लगे, जबकि विनीता जी उन्हें घूरती हुई अपने कमरे में चली गईं। वीर और सौर्य दोनों मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे। हंस लो, खूब हंस लो। वीरेंद्र जी ने दोनों को घूरा, लेकिन अगले ही पल खुद भी मुस्कुरा उठे। मोबाइल है तुम दोनों के पास? उन्होंने कालीन पर बैठते हुए पूछा। जी है। क्यों? सौर्य ने तकिया ठीक करते हुए पूछा। चलाओ कोई फिल्म एंजेलिना जॉली की, हम भी देखें आखिर ऐसा क्या है उसमें। वीरेंद्र जी आराम से कालीन पर लेट गए। दोनों बेटे तुरंत जोश में आ गए। अब नजारा कुछ ऐसा था कि तीनों बाप बेटे लाइट बंद करके कालीन पर लेटे मोबाइल स्क्रीन पर एंजेलिना जॉली की फिल्म देखने में लगे थे। उधर उनकी पत्नियां जो प्यार और चिंता में उन्हें बुलाने बाहर निकली थीं, यह नजारा देखकर वहीं ठिठक गईं। तीनों ने एक साथ गर्दन घुमाकर अपनी अपनी बीवियों को देखा और अगले ही पल तीनों महिलाएं बिना कुछ बोले गुस्से में वापस कमरे में चली गईं। क्योंकि इधर मर्द लोग फिल्म देखने में मस्त थे, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। दिल में हल्की जलन भी थी और अकेलेपन का एहसास भी। परफेक्ट। वीर ने सामने लगे टेंट को देखते हुए ताली बजाई। इस वक्त पूरा परिवार कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मौजूद था। चारों ने वहां कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। असल में तो सिर्फ दोनों नए शादीशुदा जोड़े आने वाले थे, लेकिन विनीता जी और वीरेंद्र जी भी साथ आ गए थे। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और हरियाली फैली हुई थी, जो दिल को सुकून दे रही थी। थोड़ी दूरी पर एक साफ बहती नहर भी थी, जहां अगले दिन सुबह बोटिंग का प्लान बना था।
आखिर ये टेंट लगाया किसने है? महक ने गर्दन टेढ़ी करते हुए अपने कंधे से गिरती लट पीछे की। मेरी बीवी ने, वीर ने गर्व से उसे देखते हुए कहा। महक उस वक्त हल्के रंग की घुटनों तक आती शर्ट और ट्राउजर में थी। बाल ढीले से बंधे हुए थे, चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था। फिर भी उसकी गोरी सुर्ख रंगत वीर की धड़कनों को बुरी तरह बिखेर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन वही नाराजगी वीर का चैन और सुकून छीन चुकी थी। उसके होठों पर जमी सख्ती भी वीर को उसकी तरफ और खींच रही थी। वह खुद हैरान था कि जिस लड़की को उसने कभी उस नज़र से देखा तक नहीं था, आज वही उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। महक के उसकी जिंदगी में आने के बाद जैसे हर चीज बदल गई थी। उसकी मौजूदगी ने वीर की दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ, महक ने बनावटी गुस्से से कहा। आखिर कुमार विला की तीनों महिलाएं अभी तक अपने पतियों की हरकतें भूली नहीं थी। एंजेलिना जॉली वाली बात अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। ये नाराजगी आखिर कब खत्म होगी? वीर धीरे धीरे उसके करीब आता हुआ बोला। फ्लर्ट मत करो, हक है मेरा। वीर मुस्कुराया। अब ये बताइए कि आखिर कब तक नाराज रहने का इरादा है? वह उसके चेहरे पर आती लट को कान के पीछे सरकाते हुए बोला। जब तक तुम्हारे सिर से एंजेलिना जॉली का भूत नहीं उतर जाता। महक ने मुंह फेरते हुए कहा। कौन एंजेलिना जॉली? कहाँ की एंजेलिना जॉली? वीर ने तुरंत मासूम बनते हुए कहा। मुझ पर तो सिर्फ मेरी बीवी का जादू चढ़ा हुआ है, जो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है और सिर्फ मेरी है। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि महक का दिल हल्का सा पिघल गया। फ्लर्ट मत करो, उसने फिर कहा। कितनी बार बताया है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, और मैं कितनी बार बताऊं? वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि दोस्त होने के साथ साथ मैं तुम्हारा पति भी हूँ। उसने एक आंख दबाकर उसे छेड़ा। महक ने आंखें घुमाकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वीर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके माथे को हल्के से चूम लिया। महक की आंखें हैरानी से फैल गईं और दिल फिर बेकाबू हो उठा। उसे पता था कि कैंप में मौजूद कोई भी उन्हें देख सकता है। उसका गोरा चेहरा पल भर में गुलाबी हो गया। दोस्त तो बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं करते। वह धीमे से बड़बड़ाई। तुम दोस्त कम आशिक पति ज्यादा लगते हो। खुद ही अपनी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुरा दी। रात का खाना खाने और सबके साथ हंसी मजाक करने के बाद अब दोनों अपने टेंट में लौट आए थे। महक सोने के लिए लेटी ही थी कि बाहर से कोई अजीब सी आवाज आई। वह घबराकर तुरंत वीर के पास खिसक गई। वीर उस वक्त हेडफोन लगाए गाना गुनगुनाने में मग्न था। क्या हुआ? उसने हेडफोन हटाते हुए पूछा। महक बिना कुछ बोले उसके पास लेट गई। वीर का दिल खुशी से भर उठा। डरो मत, मैं हूं ना, बकवास बंद करो। महक ने उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बाहर सच में कोई आवाज आई है। यहाँ जानवर भी हो सकते हैं। वीर मुस्कुराया। मुझे पता है, उसने बेहद आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ कि आप इस तरह कांपने लगें। वैसे पति के करीब आने का अच्छा बहाना है। वीर अभी अपनी ही बात पर मुस्कुरा रहा था कि तभी बाहर से फिर तेंदुए की जोरदार आवाज गूंजी। इस बार महक सच में डर गई और लगभग उछलकर वीर से लग गई। तुम्हारा डरना बता रहा है कि तुम खुद को नकली ताकतवर समझते थे। महक ने उसकी शर्ट पकड़ते हुए दांत पीसकर कहा। अरे, असली तेंदुए से कौन नहीं डरता? वीर बुरी तरह कांपने का नाटक करते हुए बोला। खा जाने वाला जानवर है वो, तो जाकर बाहर देखो ना, महक ने डरते हुए कहा। मैं क्यों जाऊं? वीर ने तुरंत सिर हिलाया। आप जाइए ना, वैसे भी आप मुझसे बड़ी हैं। उसकी पकड़ महक के कंधों पर और मजबूत हो गई। लेकिन रुतबे में तो तुम बड़े हो ना। महक ने तुरंत उसके ही शब्द उसे वापस सुनाए। अब जाओ और जाकर देखो बाहर। बिल्कुल नहीं, वीर ने जोर जोर से सिर हिलाया। मैं अपने नाम के आगे लेट इतनी जल्दी नहीं लगने दूंगा। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, शादी भी पूरी तरह जी नहीं है। मुझे घर बसाना है
अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को परेशान करना है। अगर मैं बाहर चली गई और तेंदुए ने मुझे खा लिया तो तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे कैसे? महक ने उसे घूरा। या फिर मेरी जगह एंजेलिना जॉली को लाने का प्लान है? वीर कुछ बोल पाता उससे पहले फिर एक जोरदार आवाज गूंजी। उसी वक्त टेंट के पर्दे पर किसी जानवर की बड़ी सी परछाई भी दिखाई दी। दोनों एक साथ चीख पड़े और डर के मारे एक दूसरे से कसकर लिपट गए। कुछ करो वीर, मुझे ऐसे नहीं मरना। महक लगभग रोने वाली थी। मुझे भी नहीं मरना, वीर घबराया हुआ बोला। मैंने तो अभी तक अपनी बीवी को ठीक से प्यार भी नहीं किया। चुप रहो। महक का बस चलता तो डर से पहले उसी को सबक सिखा देती। आप इस वक्त मेरे इतनी करीब हैं, वीर ने धीरे से कहा, और फिर भी उम्मीद कर रही हैं कि मैं रोमांटिक बातें ना सोचूं? ये तो नाइंसाफी है। महक ने आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश की। सौर्य को फोन करो, वह बोलने ही वाली थी कि वीर ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसने उंगली उसके होंठों पर रख दी। खबरदार, इन होंठों से मेरे अलावा किसी और आदमी का नाम लिया तो। उसकी आवाज में वही पॉजेसिवपन था। वह बिल्कुल सनी देओल की सस्ती कॉपी लग रहे हो। महक ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। अब जल्दी सौर्य को कॉल करो। वीर ने तुरंत फोन निकाला और सौर्य को कॉल लगा दी। कुछ ही देर बाद सौर्य टार्च लेकर वहां पहुंचा। उसके पीछे सुहाना भी थी। ये रहा तुम्हारा तेंदुआ। सौर्य ने टॉर्च सामने डाली। दोनों ने देखा कि टेंट के बाहर आराम से बैठी एक मोटी सी बिल्ली अपने पंजे चाट रही थी। महक और वीर दोनों की हालत देखने लायक थी। असल में कैंप वालों ने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए स्पीकर पर तेंदुए की आवाज चला रखी थी और पर्दे पर दिख रही परछाई उसी बिल्ली की थी। आखिर किस गधे ने ये तेंदुए वाली रिकॉर्डिंग लगाई है? वीर झल्लाकर बोला। जिस गधे को तुम गाली दे रहे हो ना। पीछे से आती वीरेंद्र जी की आवाज सुनकर सब पलटे। वो गधा तुम्हारा बाप है। वीर का चेहरा तुरंत उतर गया, जबकि बाकी सब जोर जोर से हंस पड़े। वीर का चेहरा उतर गया जबकि महक अपनी हंसी रोक नहीं पाई। सॉरी बाबा। वो बस वीर कोई बहाना बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि वीरेंद्र जी ने उसे बीच में रोक दिया। हाँ हाँ, जवानी का जोश है, खून तो उबलेगा ही। उन्होंने आंखें तरेरते हुए कहा। लेकिन उस उबलते खून को ठंडा करना भी मुझे अच्छे से आता है। बचपन में पड़ने वाली चप्पलें याद है ना? वीर ने तुरंत गर्दन झुका ली। अब जाओ और चुपचाप सो जाओ। वीरेंद्र जी उसे डांटते हुए अपने टेंट की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे विनीता जी, सौर्य और सुहाना भी चले गए। लेकिन महक अभी भी वीर का उतरा हुआ चेहरा देखकर हंस रही थी। ओहो, गोलू को बचपन की मार याद आ गई। उसने उसे चिढ़ाया। क्या कहा? वीर ने नकली गुस्सा दिखाया। डरपोक, महक ने बिना डरे दोबारा कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। वीर उसे लगातार देखे जा रहा था। आज वह उसे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका दिल खुद पर काबू खोने लगा था। एक बार और कहा ना, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। क्या कर लोगे? महक ने उसे और छेड़ा। मैं तो बोलूंगी गोलू डरपोक है। इतना कहकर वह तेजी से अपने टेंट की तरफ भागी। वीर भी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। टेंट के अंदर घुसते ही उसने महक को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे वीर, महक ने उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए कहा। पहले ही कहा था, अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वीर मुस्कुराया। उसने धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाए, फिर उसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़ लिए। महक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीर, ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप गई। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे सुकून ले रहा हूँ। उसकी आवाज में ऐसा खुमार था कि महक की सांसें उलझ गईं। उसकी हर हरकत महक के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। कुछ पल बाद महक ने भी अपनी सारी झिझक छोड़ दी। सुबह वीर की आंख अचानक खुली तो उसने अपने पास खाली जगह महसूस की। महक टेंट में नहीं थी। वह तुरंत उठकर बैठ गया। कुछ देर पहले तक जो लड़की उसके पास थी अब अचानक गायब थी। वीर का दिल बेचैनी से धड़क उठा। उसने जल्दी से शर्ट पहनी और फौरन टेंट से बाहर निकल आया। आसमान पर सुबह की हल्की किरणें फैलने लगी थीं,
ठंडी हवा चल रही थी। वीर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। इस वक्त महक आखिर कहाँ जा सकती थी? उसे तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं था और ऊपर से जंगली जानवरों का डर। यही सोचते हुए वीर के कदमों में बेचैनी भर गई। अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगा कि यह आवाज महक की है। वीर ने आवाज की तरफ देखा तो वह शॉल ओढ़े एक पत्थर पर बैठी थी। वह धीरे धीरे खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। महक हमेशा की तरह उस वक्त भी अपने आसपास की चीजों से बातें कर रही थी। यह उसकी पुरानी आदत थी। जब भी अकेली होती अपने दिल की सारी बातें यूं ही हवा में कह देती थी। अब वो उठेगा और कहेगा कि मैं तो रात को बहक गया था, आप मुझे रोक सकती थी। मैं उसकी पसंदीदा पत्नी तो हूँ नहीं जो वो मुझे अपने करीब लाने के बाद सुकून से रहे। वह हाथ में पकड़ी पतली सी लकड़ी तोड़ते हुए भर्राई आवाज में बोली, और मैं ऐसा क्यों कहूँगा? वीर ने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात काटी और उसके पास आकर खड़ा हो गया। महक उसकी आवाज सुनते ही चौंक गई। जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए पत्थर से उठ खड़ी हुई, क्योंकि फिल्मों और कहानियों में हमेशा यही होता है। महक ने धीमे स्वर में कहा। वीर हल्का सा मुस्कुराया। वो सिर्फ कहानियों के किरदार होते हैं महक, उनकी जिंदगी उनके हाथ में नहीं होती। लेकिन असल जिंदगी में इंसान जो करता है अपनी मर्जी से करता है। हर फैसले के पीछे उसकी अपनी रजामंदी होती है। उसने उसके गालों पर बहे आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए कहा, मतलब? महक ने हमेशा की तरह वही सवाल किया। वीर मुस्कुराया। मतलब यह है कि महक, वीर कुमार ने कल रात पूरे होश में तुम्हें अपने पास आने दिया था। मैंने इस रिश्ते को दिल से अपना लिया है और मुझे अपने इस फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। महक की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में चमक उतर आई, लेकिन अगले ही पल वीर की बात याद आते ही वह फिर उलझ गई। काश तुमने शादी की पहली रात उन कागजों पर लिखा पढ़ लिया होता। आज तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ शर्म और खुशी होती। वीर ने अफसोस से सिर हिलाया। महक का आधा डर तो उसकी बातों ने मिटा दिया था, लेकिन बाकी आधी बात उसके दिल में बेचैनी भर गई। क्या लिखा था उन कागजों में? उसने धीमी आवाज में पूछा। वीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नरम लहजे में बोला, उन कागजों में लिखा था कि यह रिश्ता चाहे जैसे बना हो मुझे पूरी तरह मंजूर है। मैंने अपनी जिंदगी के जितने भी एहसास, जज्बात और मोहब्बत अपने जीवन साथी के लिए बचा कर रखी थी, वो सब मैं तुम पर लुटाऊंगा। मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी, मेरा दिल, मेरी जिंदगी सब तुम्हारा है और बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारी वफादारी और एक यकीन चाहिए। वीर की आवाज में गहराई उतर आई थी। महक का रोम रोम खुशी से भर उठा। उसने हल्के कांपते होंठों से पूछा, कैसा यकीन? यह यकीन कि तुम इस रिश्ते को खत्म करने का ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाओगी। तुम जवाब में मुझे प्यार दोगी, वफादारी दोगी, साथ दोगी और मुझसे कभी अलग नहीं होगी, क्योंकि जो चीज एक बार मेरी हो जाती है वो हमेशा मेरी ही रहती है। और तुम तो वो हो जो मेरी जिंदगी को पूरा करती हो। मैं तुम्हें लेकर बहुत जुनूनी हो जाऊंगा। वीर ने यह बात बेहद गंभीर और गहरे लहजे में कही। महक की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने आंखों में चमक लिए पूछा। वीर ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ महक, प्यार तो सिर्फ तुम ही से किया जा सकता है। महक के चेहरे पर सुकून उतर आया। तो फिर तुमने दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया था? उसने मासूमियत से पूछा। वीर ने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि इस रिश्ते का बोझ अचानक तुम पर डालना सही नहीं होगा, और मोहब्बत के रिश्ते में अगर दोस्ती भी शामिल हो या मोहब्बत की शुरुआत दोस्ती से हुई हो तो वह और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि दोस्ती हमें एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बात करने का एहसास देती है, जिससे आपसी समझदारी ज्यादा मजबूत होती है, एक दूसरे पर विश्वास ज्यादा बढ़ता है और मोहब्बत और खूबसूरत हो जाती है। आप जिस व्यक्ति से मोहब्बत करते हैं वह अगर आपका अच्छा दोस्त है तो जीवन में गलतफहमियां होने के चांस कम होते हैं और एक दूसरे से बातें भी कम छुपाई जाती हैं,
क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया होता है। दोस्ती और मोहब्बत मिलकर जीवन साथी वाले रिश्ते को बहुत मजबूत और खूबसूरत बना देती हैं। जिंदगी जीने का मजा आने लगता है। और मैं तुम्हारी दोस्ती को इस तरह समझ बैठी कि शायद तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। शायद मैं ही बेवकूफ थी। महक ने खुद को हल्के गुस्से में कोसा। वीर ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैसी भी हो, अब सिर्फ मेरी हो, महक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। कोई शक नहीं। सौर्य हल्का सा हंस पड़ा। तभी पीछे से सुहाना की आवाज आई, अरे लो, कपल का रोमांस पूरा हो गया हो तो वापस आ जाओ, हमें फिशिंग पर भी जाना है। यह सुनकर महक शर्मा गई और वीर उसे यूं ही अपने पास लिए आगे बढ़ गया। उस पल वहां मौजूद हर कोई हल्की मुस्कान में डूब गया। शायद कभी कभी बिना शोर के बने रिश्ते ही सबसे खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, जीवन साथी वाले रिश्ते में अगर मोहब्बत ना हो तो वह रिश्ता अधूरा लगता है। यह कहानी हमें बताती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की शादी को लेकर उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए और जिन लोगों को शादी करनी है उनकी पसंद और खुशी को सबसे पहले रखना चाहिए। और किसी लड़के या लड़की को उसकी जो शादी हो रही है उससे कोई समस्या है तो पहले ही अपने घर वालों से कह देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। शादी वाले दिन लोगों के सामने तमाशा करने से बेहतर है हकीकत को पहले ही रख देना। और परिवार को इतना हम्बल होना चाहिए कि वह समझे कि जीवन साथी का रिश्ता किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इसमें उन दोनों लोगों की खुशी और इच्छा का होना बहुत जरूरी है जिनको शादी करनी है। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का किसी घटना या व्यक्ति से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।